नमस्ते दोस्तों। तो अब हम न्यूरल नेटवर्क में आगे बढ़ते हैं। इस मॉड्यूल में हम बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम समझेंगे और हम ये समझेंगे कि हम अपने वेट्स को न्यूरल नेटवर्क में अपडेट कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम से। तो हमने पिछले मॉड्यूल में हमने एक मल्टी क्लास MLP क्लासिफायर का आर्किटेक्चर बनाया था। अब यही आर्किटेक्चर हम दोबारा बना रहे हैं। तो हमारे पास इनपुट में 3 फीचर्स हैं, जो कि हमारा XI क्या है, उसमें हमारे पास 3 फीचर्स हैं, XI1, XI2 और XI3। और उसके बाद अब हम देख पा रहे हैं कि हमने फर्स्ट हिडन लेयर लगाई। फर्स्ट हिडन लेयर के अंदर हमने 4 न्यूरॉन्स लगाए और उन चारों न्यूरॉन्स का जो आउटपुट है वो हमने इस वेक्टर UI में कैप्चर किया है। तो ये क्या है, आउटपुट ऑफ फर्स्ट हिडन लेयर। इसको हम हिडन लेयर क्यों कहते हैं? हम इसको हिडन लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि पर से इसका आउटपुट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये हिडन है। हमारे पास क्या अवेलेबल है, XI अवेलेबल है और हमारे पास एंड में जो YI आएगा वो अवेलेबल है। ये मिडिल टैपिंग्स है जो कि हमारे को पर से बॉक्स में से न्यूरल नेटवर्क के बीच में से आउटपुट की टैपिंग नहीं है। आउटपुट हमारे पास YI है, ये हमारा है आउटपुट। तो अब हमारे पास UI जो है आउटपुट ऑफ फर्स्ट हिडन लेयर है। हमने 4 न्यूरॉन्स लगाए हैं, तो हमारे पास UI1, UI2, UI3 और UI4 4 हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं। ये अब हमने आउटपुट लेयर में डाला क्योंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है और ये हमारा है 3 क्लास क्लासिफायर। तो 3 क्लास क्लासिफायर में 3 आउटपुट्स हैं, इसलिए आउटपुट लेयर में हमारे 3 न्यूरॉन हैं और ये हमारी सॉफ्टमैक्स लेयर लगी हुई है यहाँ पर। तो इस तरह अब हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है। तो अगर इन जनरल अगर आप MLP क्लासिफायर का मॉड्यूल या डायग्राम बनाते हैं तो हम समर को और नॉन लीनियर एक्टिवेशन को अलग अलग नहीं दिखाते हैं। हम सिर्फ एक सर्कल बना देते हैं जो कहता है हमारा न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, न्यूरॉन 3, न्यूरॉन 4 और आउटपुट लेयर में भी हमारे पास 3 न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन 5, 6 और 7। लेकिन इस आउटपुट लेयर में सॉफ्टमैक्स हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है और हिडन लेयर में हर न्यूरॉन पे हमारे पास सिग्मोइड या 10 हाइपरबॉलिक जैसा एक्टिवेशन फंक्शन है। इस पूरे मॉड्यूल में हम सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन को एज्यूम कर रहे हैं। तो और जो वेट्स हैं हमारे, जो इंटरकनेक्शंस हैं, तो जैसे ये वाले जो इंटरकनेक्शंस हैं, जो ये W1 मैट्रिक्स है, ये W1 मैट्रिक्स हमारे डिनोट करेगा इंटरकनेक्शंस को। तो पहला फीचर हमने नोटेशन डिफाइन करी थी कि 2 सबस्क्रिप्ट होंगे यहाँ पर। पहला सबस्क्रिप्ट बताएगा इनपुट साइड को और सेकंड सबस्क्रिप्ट बताएगा हमारी आउटपुट साइड को। तो W11 जो है हमारा फर्स्ट फीचर को फर्स्ट न्यूरॉन से कनेक्ट करेगा और फर्स्ट फीचर को सेकंड न्यूरॉन से अगर कनेक्ट किया जाएगा तो हम उसे कहेंगे W12। अगर हमारा फर्स्ट फीचर हमारा थर्ड न्यूरॉन से कनेक्ट हुआ तो उसको हम कहेंगे W13 और अगर फोर्थ न्यूरॉन से कनेक्ट हुआ W14। और अगर हमारा थर्ड फीचर फोर्थ न्यूरॉन से कनेक्ट हुआ तो हम उसे कहेंगे W34। तो इस तरीके से हम W1 मैट्रिक्स को पॉपुलेट करेंगे और W1 मैट्रिक्स में हमारे पास एंट्रीज होंगी W11 टिल W कितनी है हमारे पास हैं 11, 12, 13 एंड 14। और फिर W21 से W24 और W31 से W34। क्योंकि हमारे पास 3 ही इनपुट हैं तो ये हमारा होगा 3x4 मैट्रिक्स, इनपुट साइड और ये है हमारी आउटपुट साइड। तो ये हमारा लर्नेबल फीचर, ये हमारा पूरा लर्नेबल पैरामीटर्स का मैट्रिक्स है। कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ ये मान लेते हैं कि बायस टर्म सबकी 0 हैं। सो फॉर कन्वीनियंस हम इस पूरे सेक्शन में जब हम डेरिवेशन करेंगे वी एज्यूम कि हमारी बायस टर्म्स आर ज़ीरोज़। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बायस टर्म 0 हो, आप बड़े आराम से उसे नॉन ज़ीरो बायस टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे 12 तो फीचर्स, 12 लर्नेबल पैरामीटर्स तो यहाँ पर आ गए W1 पे। इसी तरह यहाँ पर हमारा ये हम कह सकते हैं W2 मैट्रिक्स। W2 मैट्रिक्स क्या है, हमारा फर्स्ट हिडन लेयर को और हमारे
आउटपुट लेयर के साथ जो कनेक्शंस हैं उनको डिफाइन कर रहा है। और इस सिनेरियो में भी ये जो हमारे पूरे इंटरकनेक्शंस हैं तो हमें इनको लर्न करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, W2 की हम यहाँ पर पॉपुलेट करेंगे। तो ये हम सपोज करते हैं θ1 1 और यहाँ पर हम कहेंगे θ4 3, क्योंकि ये हमारा फोर्थ इनपुट को थर्ड जो है आउटपुट लेयर के थर्ड न्यूरॉन से कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम इनको फीचर्स को और मैट्रिसेस को डिफाइन करेंगे। तो अब हम देखते हैं फॉरवर्ड पास में हम क्या करेंगे। फॉरवर्ड पास में हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है हम उसके हर सैंपल को पास करेंगे और आउटपुट कंप्यूट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जो हमने पीछे जितने भी वेट्स हमने डिफाइन किए W11 ये सारे हमें वेट्स इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। तो W2 मैट्रिक्स जो कि हमारा होगा θ11 से θ13, θ21 से θ12, θ22, θ23 और ये हमारा होगा θ41, क्योंकि यहाँ पर 4 इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं। हमें W1 और W2 को इनिशियलाइज करना होगा और इनिशियलाइज करने के बाद हम अपने ट्रेनिंग डेटा का फॉरवर्ड पास लेंगे। तो उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड पास। तो अब इसको एक बार फिर से दोबारा से समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे। तो हमारा क्या है, इनपुट फीचर है हमारा XI इनपुट आया। अब ये हमारा W1 का मैट्रिक्स है जो कि हमारा यहाँ पर इन इंटरकनेक्शंस पे है। ये हमारा W1 मैट्रिक्स है तो वो W1 से पास हुआ। यहाँ पर हमारा ZI वेक्टर आया, ये हमारा ZI वेक्टर आया, ZI1 2। ये सिर्फ समेशन के आउटपुट हैं, लेकिन उसके बाद हर एक न्यूरॉन में एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन है, वो UI है। तो ये नॉन लीनियर एक्टिवेशन का आउटपुट UI आया, जिसके पहले न्यूरॉन का आउटपुट UI1, दूसरे का UI2, इस तरीके से निकाला। और फिर हमने आउटपुट लेयर आई, ये हमारी आउटपुट लेयर है। आउटपुट लेयर में भी समेशन होगा, नॉन लीनियर एक्टिवेशन होगा, लेकिन हमारी नॉन लीनियर एक्टिवेशन इस समय सॉफ्टमैक्स लेयर है क्योंकि हम 3 क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हमारा W2 होगा और फिर S2 के बाद हमारा YI कैप आएगा। W1 जैसे कि हमने बताया W11 से W41, तो ये है हमारा 3x4 मैट्रिक्स। और जब हम ZI कंप्यूट करेंगे तो ZI होगा W1 ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय XI। तो ZI की हम देख सकते हैं डायमेंशन हो जाएगी हमारी 4x1। ये हमारा इस तरीके से आउटपुट आएगा। और एक कोई भी ZIJ अगर हम लिखेंगे तो ZIJ क्या होगा, वो होगा हमारा WJ ट्रांसपोज XI। क्यों, इसको हम कह रहे हैं W1 वेक्टर, W2 वेक्टर, ये कॉलम को हम कह रहे हैं W3 वेक्टर और इस कॉलम को हम कह रहे हैं W4 वेक्टर। तो जब हम इसका पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो I डिनोट्स दी ith सैंपल और J डिनोट्स दी आउटपुट ऑफ jth आउटपुट ऑफ intermediate output of jth न्यूरॉन, बीच का जो हम निकाल रहे हैं, समर के बाद जो निकाल रहे हैं, इंटरमीडिएट आउटपुट ऑफ jth न्यूरॉन। तो वो क्या होगा, WJ ट्रांसपोज, अगर ये 3 है तो ZI3 क्या होगा, वो होगा W3 ट्रांसपोज XI। तो आप देख सकते हैं W3 ट्रांसपोज क्या होगा, ये है हमारा, ये कनेक्शंस होंगे हमारे थर्ड न्यूरॉन के। तो थर्ड न्यूरॉन हम देख सकते हैं, थर्ड न्यूरॉन में आउटपुट साइड थर्ड न्यूरॉन है और इनपुट साइड 1, 2 और 3 डिनोट कर रहे हैं जो 3 फीचर्स आ रहे हैं। तो ये हमारे थर्ड न्यूरॉन के लिंक्स हैं और जो कि हमारे मल्टीप्लाई होंगे XI इनपुट फीचर से, जिससे कि हमारा ZI3 बनेगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। तो अब ये ZI हमारे पास ZI आ गया। ZI आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब फिर हम हर ZI को एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन से, यहाँ पर हमने सिग्मॉइड यूज़ किया, तो ये हमारा आउटपुट होगा। तो ZIJ जब जाएगा इनपुट तो UIJ बनेगा आउटपुट, और UIJ क्या है, 1/1 प्लस Z माइनस ZIJ। जब UIJ, ये UI सारे कैलकुलेट हो गए, ये कैलकुलेट होने के बाद अब हम
W2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर जो हमारे वेट्स हैं जो कि हमारे इस पे लगे हुए हैं, ये जो हमारे वेट्स हैं, ये जो इंटरकनेक्शंस हैं, ये सारे वेट्स हमारे W2 हैं। तो ये वेट्स हमारे W2 हैं। तो अब हमारा क्या बना, W2 क्या है, ये क्योंकि इनपुट 4 हैं और आउटपुट में न्यूरॉन, आउटपुट लेयर के न्यूरॉन 3 हैं, तो हमारा बना 4x3 मैट्रिक्स। और इसके वेट्स को हमने डिफाइन किया है θ11, θ12, 13 एंड सो ऑन। तो ये हमारा पहला कॉलम जो है वो θ1 कॉलम वेक्टर है, दूसरा कॉलम θ2 वेक्टर है और तीसरा θ3 है। तो अब हमारा Ri1, Ri2 और Ri3 क्या बनेगा, Rij इन जनरल क्या होगा, जैसे कि हमने अपना Uij Zij देखा था, उसी तरह Rij होगा, Rij भी होगा θj ट्रांसपोज Ui उसका इनपुट है। तो ये जब हम निकाल लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने Ri भी कंप्यूट कर लिया। Ri कंप्यूट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम आउटपुट को कंप्यूट करेंगे। तो पहले हम एक्सपोनेंशिएट करेंगे Ri को यहाँ पर तीनों में, और उसके बाद हम उनको नॉर्मलाइज करेंगे। तो Yik क्या होगा, Ri के इन जनरल अगर हम देखें व्हाट इज़ Yi1 कैप, वो होगा हमारा e⁻Ri1 डिवाइडेड बाय 3 है इनपुट, e⁻Ri1 प्लस e⁻Ri2 प्लस e⁻Ri3। और इन जनरल अगर हमने kth लिया तो सिर्फ यहाँ पर k हो जाएगा, नीचे तो हमने तीनों ही इनपुट का सम किया हुआ है। तो इस तरीके से हम Rik निकाल लेंगे, Yik निकाल लेंगे, y कैप ik हम बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा आउटपुट आया, और हर आउटपुट क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है प्रोबेबिलिटी दैट Yik इज इक्वल टू 1 गिवन व्हाट, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा और हमारा W1 और हमारा W2, इन सबको यूज़ करते हुए ये हमारा ith सैंपल की क्लास प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो जब हम इस तरीके से yi कैप के निकाल लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास टोटल सैंपल्स कितने हैं, हमारे पास लेट अस से स्मॉल n नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, तो हम स्मॉल n नंबर ऑफ सैंपल्स देखेंगे। ये हमारे टोटल ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, और हमारे पास 3 क्लासेस हैं, तो हमने डिनोट किया k इज इक्वल टू 1 2 3, ये है हमारी नंबर ऑफ क्लासेस। अब हम टोटल डेटा पर इस तरीके से हम अपना नेगेटिव साइन के साथ लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लॉस डिफाइन किया और हम इसको कंप्यूट कर लेंगे। तो टोटल लॉस हमारा J W1 W2 ये हमारा टोटल लॉस आ जाएगा। तो फॉरवर्ड पास में हम क्या करेंगे कि हमने इनिशियली सारा, अगर ये हमारा पहला फॉरवर्ड पास है तो हम सारे वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे। अब सबके ऊपर कुछ वैल्यूज़ है, हो सकता है आपने कहा कि नहीं नहीं सारे ही वेट्स को इनिशियलाइज कर दो विद लेट अस से वैल्यू इक्वल टू 0.2, तो सारी वेट्स पे 0.2 वैल्यू हो गई। W मैट्रिक्स में भी 0.2 हो गई, W2 मैट्रिक्स में भी 0.2 हो गई। अब इनपुट ट्रेनिंग सैंपल आएंगे, वो इसके नेटवर्क के थ्रू प्रोपिगेट करेगा, आउटपुट पे हम i कैप निकालेंगे और उससे लॉस कंप्यूट करेंगे, हर सैंपल के लिए कर लेंगे, तो हमारे पास ये टोटल लॉस आ जाएगा। ये हुआ जब हमने पहला फॉरवर्ड पास किया, और पहले फॉरवर्ड पास के बाद हम इस तरीके से लॉस को कंप्यूट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हम लगाएंगे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है टू मिनिमाइज द लॉस आइटरेटिवली एंड एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स। तो हम पैरामीटर्स को के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकालेंगे लॉस का, और फिर उससे हम वेट्स को अपडेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वी कंप्यूट द ग्रेडियंट। तो जो हमारा जे लॉस है, हम इसका ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से एनी वेट। सपोज करिए आप ijth वेट को अपडेट कर रहे थे, तो आपने कहा कि हमने wij को हमने इसके रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकाल लिया। तो अब आप क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे वेट को
as w, let's say ij in t plus 1th iteration is equal to wij in tth iteration minus eta. Eta denotes that it's your learning rate, and negative because you would like to move in the direction opposite to the gradient. इस तरीके से तो आपका अगर सपोज करिए आपका एक ही वेट था W यहाँ पर और ये आपका लॉस था, तो कुछ इस तरीके से आपका कर्व होगा। हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप यहाँ पर ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे, ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, लेकिन आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ग्रेडियंट। तो आप इस तरीके से मूव करेंगे और ये जो आप हाइट लेंगे दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू ईटा। इस तरीके से फिर आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर आप ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे और नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इस तरीके से आप यूँ मूव करते करते यू विल कम डाउन ऑन दिस एंड यू वुड लाइक टू रीच हियर दिस पॉइंट, इट्स योर W, लेट्स से W0। इस पॉइंट पे जब आप पहुँचे तो आपने कहा लेट अस से इट इज़ W1 एंड सो ऑन, और इसको आप कहेंगे W ऑप्टिमम। इस तरीके से आप नीचे आइट्रेट। हो सकता है आप इनिशियली यहाँ से शुरू करें, तो जब हम रैंडम इनिशियलाइजेशन करते हैं तो हम कर्व पे कहीं पर बैठे होते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे उसका ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए हम उस पे नीचे आते हैं, और इस तरीके से हम अपने वेट्स को अपडेट करते हैं अनटिल कि हम उस वेट को फर्दर हम उसको कितने भी इपॉक चलाएं या कितने भी बार इस प्रोसेस को करें, फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास, फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास, वो हमारे अब और अपडेट नहीं होगा। तो अब हम बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम को देखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हम इसको बैक प्रोपेगेशन को लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी 3 क्लासेस हैं, k इज़ इक्वल टू 1 to 3। हम इसको पूरा एक्सपैंड करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस i इज़ इक्वल टू 1 to n, और फिर हम ये पूरा तीनों टर्म्स को एक्सपैंड करके अपना लॉस फंक्शन लिख दें। तो यही हमने यहाँ पर किया कि हमने j, अब लॉस क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ W1 W2, क्योंकि W1 और W2 ही हैं जो कि हमें लर्न करने हैं, इन्हीं का ये अब लॉस हमारा टोटल फंक्शन है। तो अब हमने यहाँ पर इसको पूरा एक्सपैंड करके लिख लिया, और हमारे पास ट्रेनिंग सैम्पल्स कितने हैं, i इज़ इक्वल टू 1 to till n। RI के क्या हैं, अब हमारे RI के हमने देखे थे, तो RI के हमारे यहाँ पर डिफाइंड हैं, और ये हमारे फंक्शंस ऑफ हमारे RI के जो थे वो फंक्शंस ये यहाँ पर डिफाइंड हैं, और ये किसके फंक्शंस हैं, ये यहाँ पर हमारा W2 डिफाइंड था, W2 के फंक्शंस हैं। ये हमारा W1 के वेट्स यहाँ पर इन लिंक्स पर हैं। तो RI के क्या है हमारा, RI के हमने देखा था थीटा के ट्रांसपोज UI है। तो अगर हम लॉस को देखें तो लॉस में RI1 जे हमारा है फंक्शन ऑफ θ1, RI2 फंक्शन ऑफ θ2 और RI3 फंक्शन ऑफ θ3, और वो हम इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं। तो जब हम डेल जे बाई डेल θ1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम इसका डेरिवेटिव अगर लॉस का लें विद रिस्पेक्ट टू θ1, तो हमने क्या किया, हमने आउटपुट कंप्यूट किया, आउटपुट पे लॉस दिया। तो आप देखिए सॉफ्टमैक्स लेयर में कोई लर्नेबल पैरामीटर नहीं है। लर्नेबल पैरामीटर हमारा कहाँ पर है, या जिसके रिस्पेक्ट में हम ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे, जिसको लर्न करना है, वो हमारा W2 है। तो सबसे पहले जब हम लॉस को पीछे लेके जाते हैं तो हमारे जो हमारे ग्रेडियंट, जो हमारे लर्नेबल पैरामीटर्स हैं वो W2 में है। तो हम W2 के जो वेट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में अब हम इसको डेरिवेटिव को कंप्यूट करेंगे। तो हम डेल जे बाई डेल θ1 लेंगे, तो जे यहाँ पर है हमारा। अब RI1 हमारा फंक्शन ऑफ θ1 है, तो RI1 हमारा क्या है, θ1 ट्रांसपोज UI। RI2 हमारा क्या है, θ2 ट्रांसपोज UI। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ θ1। तो हमारा θ1 का फंक्शन सिर्फ RI1 है। तो
RI1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कंप्यूट होगा, RI2 RI3 के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा। yi1 प्लस yi2 प्लस yi3 ये क्या होगा, दिस सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, तो ये भी हमारा नहीं दिखाई देगा, तो हमारी सिर्फ यही टर्म हमारी दिखाई देगी। और इसमें तो पहले हम डेरिवेटिव पहली इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू RI1 लेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू RI1 ये 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू RI1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जब लास्ट टर्म का कंप्यूट करेंगे तो वो हमारा आएगा UI RI1। तो अब इसका डेरिवेटिव खुद कंप्यूट करिए तो आप पाएंगे I इज इक्वल टू 1 to n, तो समेशन एज इट इज़ रहा yi1 मल्टीप्लाइड बाय UI, क्योंकि डेरिवेटिव RI का क्या है, RI डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू θ1 इज नथिंग बट इक्वल टू UI। तो इसलिए हमारा बना yi1 UI माइनस UI e रेज टू द पावर RI1 डिवाइडेड बाय दिस। और इसमें UI बाहर निकाल लें तो पहली टर्म हमारी yi1 है, और जो लास्ट टर्म है, ये जो टर्म है ये वाली, ये टर्म हमारी कुछ नहीं है बल्कि yi1 कैप है। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया डेल जे बाई डेल θ1 का। θ1 यहाँ पर क्या है, पूरा वेक्टर है। अब इसको हम दोबारा ध्यान से देखते हैं, तो ये हमारा पूरा लॉस टोटल लॉस है। अब इस लॉस का हमने विद रिस्पेक्ट टू एनी थीटा के जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारा yi करस्पॉन्डिंग yi आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्योंकि RI ये है तो डेल RI बाई डेल थीटा विल बी इक्वल टू UI। लेकिन RI का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, सो फॉर k बट डेल RIJ अपॉन डेल थीटा k इज इक्वल टू 0 फॉर j नॉट इक्वल टू k। तो ये हमारा ये भी हमारी वैल्यू मेंटेन होगी, और इसके कारण हमारा डेल जे बाई डेल थीटा के हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा, और उसको हम इस तरीके से ये के हमारा फिगर आउट करेगा अगर ये के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो जैसे अगर 3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो ये हमारा यहाँ पर 3 दिखाई देगा अगर ये 3 के रिस्पेक्ट में है। इस तरीके से अब जब हमारा ये आ जाएगा तो थीटा के क्या होगा, अब हम अपडेट करेंगे tth आइट्रेशन, ये आइट्रेशन नंबर है, t डिनोट्स दी आइट्रेशन नंबर। तो हम क्या करते हैं, आइट्रेशन कैसे हम कंप्यूट करते हैं, पहली आइट्रेशन में हम फॉरवर्ड पास गए और हमने फॉरवर्ड पास जाके एरर निकाला। अब वो एरर हमने निकाल लिया, अब हम बैक प्रोपेगेट करेंगे। तो इनिशियली t इक्वल टू 1 पे हम यहाँ से यहाँ गए, अब हम बैक प्रोपेगेट करेंगे। बैक प्रोपेगेट करते समय अब हम वेट को अपडेट करेंगे, और जो अपडेटेड वेट होगा उसको हम नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ करेंगे। तो हम नेक्स्ट आइट्रेशन का थीटा क्या होगा, तो इनिशियली अगर थीटा t इक्वल टू 1 है, पहली आइट्रेशन है, तो थीटा k फॉर द सेकेंड आइट्रेशन जो कि हम सेकेंड फॉरवर्ड पास में यूज़ करने वाले हैं, वो हम कैसे निकालेंगे, थीटा के ऑफ द फर्स्ट पास प्लस ईटा टाइम्स जो हमने ये फंक्शन निकाला। तो आप देखिए एक नेगेटिव साइन पहले है, एक नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पर था, ये हमारा था माइनस ईटा ऑफ यहाँ पर लॉस। तो ये नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। तो इस तरीके से, और अगर इसमें हम थीटा के, क्योंकि एक वेक्टर है, अगर इसका हम jth कंपोनेंट देखें तो वो jth कंपोनेंट हमें इस तरीके से दिखाई देगा। तो जैसे कि सपोज करिए कि हम ये वाला वेट अपडेट करना चाहते हैं, ये वेट क्या होगा, इनपुट तो 4th न्यूरॉन है और आउटपुट 3rd पे जा रहा है, तो ये है θ43। तो θ43 क्या होगा, θ43 इन द प्रीवियस फॉरवर्ड पास प्लस ईटा टाइम्स, अब ये होगा हमारा, यहाँ पर UI था तो आप देखिए कौन सा UI कनेक्ट होगा, UI4 कनेक्ट होगा, UI4 तो I J, ये J जो था हमारा ये इनपुट साइड थी
और ये k जो थी हमारी आउटपुट साइड थी, है ना। ये इनपुट साइड है, इनपुट साइड, और ये आउटपुट साइड है। अब इनपुट पे क्या आ रहा है, ui, इनपुट साइड पे क्या आ रहा है, ui, और आउटपुट साइड पे क्या जा रहा है हमारा, ri या yi। तो इसीलिए अब आप देखेंगे थीटा 4 3 प्लस ईटा टाइम्स इनपुट है ui4, और आउटपुट क्या हो रहा है, ये आउटपुट का, ये आउटपुट साइड है और ये हमारी इनपुट साइड का नंबर है। इस तरीके से हम j और k को समझ सकते हैं। तो ये ui4, इस तरीके से हम इसको पूरे को निकालेंगे। इस तरीके से अब हमने क्या किया, हमने W2 को हमने निकाल लिया फॉर t+1th आइट्रेशन में। अब इसको हम और भी कैसे देख सकते हैं, हम नॉर्मली कहते हैं कि बैक प्रोपगेशन में चेन रूल इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं, हमने डेल्टा j हर सैंपल के लिए हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू ri के, और फिर हमने ri का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, और इस तरीके से हमने फिर डेल j बाय डेल थीटा के निकाला। तो ये हमारा है चेन रूल। तो ये इस तरीके से हम चेन रूल से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ji क्या है, ji हमारा ये एक्सप्रेशन है y फॉर ith सैंपल। अब हमने समेशन नहीं लगा रहे हैं, ith सैंपल के लिए यही हमारा ji है, हमने अभी देखा है, और ri के क्या है, वो हमारा ये फैक्टर है। तो डेल j बाई डेल ri के क्या होगा, अगर हम इधर देखें तो जिस भी ri के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे उसी का डेरिवेटिव हम ले लेंगे। तो k, तो ये हो जाएगा yi k, पहली टर्म yi के, और दूसरी ये आई है यहाँ से, इनमें से आएगी, और ये वाली दूसरी टर्म जो आएगी ये वाली, ये आएगी इसके डेरिवेटिव से। और ये हमारा क्या हो गया, yi के माइनस y कैप i के, और यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव लेंगे ri के का विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो ये हमारा हो जाएगा ui। और इसलिए अब हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आप यहाँ पर लिख दो। तो ये हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट करने के बाद अब थीटा के निकालेंगे t+1, थीटा के t प्लस ईटा टाइम्स, और एनी j kth सैंपल को देखेंगे तो ये हमारा इनपुट साइड है, ये हमारा आउटपुट साइड है। ये हमारा वेरिएबल जो है ये इनपुट साइड का है, ये वेरिएबल जो है हमारे, ये हमारे आउटपुट साइड के हैं। और इसीलिए i सिर्फ डिनोट कर रहा है सैंपल नंबर, और j डिनोट कर रहा है ये इनपुट साइड का नोड डिफाइन कर रहा है, और ये आउटपुट साइड की नोड डिफाइन कर रहा है। ये याद रखेंगे तो हम आराम से इस पे सब्सक्रिप्ट लगा पाएंगे। अब हमने यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अब हमने पहले W2 तो हमने अपडेट कर दिया, लेकिन अभी हमारा W1 अपडेट होना बाकी है। तो W1 अपडेट की भी वही इक्वेशन होगी। तो सपोज़ करिए हम W12 देखते हैं, तो W12 कहाँ होगा, ये इनपुट साइड है, तो इसका मतलब इनपुट फीचर इज़ 1 और आउटपुट न्यूरॉन इज़ 2। तो ये वाला जो लिंक है, ये लिंक जो है इस पे है हमारा W12। ये हमारा ये वाला वेट हम अपडेट करेंगे। तो क्या करेंगे, t+1th आइट्रेशन पे निकालेंगे जो tth आइट्रेशन में है माइनस ईटा टाइम्स। अब क्या होगा, दोबारा हम वही करेंगे, टोटल n सैम्पल्स हैं और 3 क्लासेस हैं। तो डेल ji बाई डेल ri के मल्टीप्लाइड बाई डेल ri के बाई डेल ui2, क्योंकि अब ये 2 आ गया हमारा, राइट। तो ये हमारा इस जो आउटपुट साइड है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 फिक्स हो जाएगा। फिर डेल i2, क्योंकि ये जो वेट है ये सीधा हमारा इसी लिंक पे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये प्रोपेगेट करेगा और फिर ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, तीनों में जाते हुए यहाँ जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम बैक प्रोपेगेट करेंगे तो हम yi1 से भी आएंगे, तो इस पाथ से भी वापस आएंगे, और हम इधर से भी वापस आएंगे, और हम तीसरे से भी वापस जाएंगे, तीनों से हम वापस जाएंगे, और जाते हुए फिर हम यहाँ पर जाते हुए इसको हम अपने को अपडेट करेंगे। इसलिए हमने k = 1 2 3 भी यूज़ किए, और ri के बाई ui2, और ui2 फिर हमारा ui2 हमारा किस पे जा रहा है, zi। तो
यहाँ से हम आए डेल जे आई बाय आर आई के, RI1, RI2, RI3, फिर RI के से हम आएंगे UI पे करस्पॉन्डिंग, UI2 पर आना होगा हमें, RI1 से भी UI2 पे, RI2 से भी और RI3 से भी। UI2 पे आने के बाद हम जाएंगे ZI2 पे, जो हमारी ये वाली टर्म है। ZI2 पे जाने के बाद फिर हमें निकालना है डेल ZI2 बाय डेल W12 या W12, इस तरीके से हमें निकालना है। अब हमें ये सारी निकालने हैं। डेल जे आई बाय डेल आर आई के ये हमने निकाल लिए, ये हमारी ये वैल्यू होती है, हमने पीछे ही निकाला है। आर आई के हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमने ट्रांसपोज भी लगाया और टीएथ आइट्रेशन भी लगाई, क्योंकि फॉरवर्ड पास जाते हुए ये टीएथ आइट्रेशन के जो वेट्स थे वो हमें लेने हैं, जो हम यहाँ पर ग्रेडियंट कंप्यूट करते हुए जो भी वैल्यू आएंगे उसमें डालेंगे। तो ये हो गया आर आई के बाई यू आई टू थीटा टू ट्रांसपोज थीटा टू के और एट द टीएथ आइट्रेशन। उसके बाद यू आई जे लिखा, वो हमारा ये एक्सप्रेशन है। जब हम यू आई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल जेड आई, तो यू आई जे का डेरिवेटिव डेल जेड आई जे के करस्पॉन्डिंग ये होता है। तो अगर हमने यहाँ पर 2 ले रखा है, जेड आई 2 ले रखा है, तो हम यू आई 2 का जब जेड आई 2 से लेंगे तो हम जे की जगह 2 सब्सटीट्यूट करके ये वैल्यू निकालेंगे। अब जेड आई जे हमारा क्या है? जेड आई जे हमारा लीनियर कंबाइनर के बाद आउटपुट है, वो हमारा ये एक्सप्रेशन है। ठीक, तो डेल जेड आई जे बाय डेल एल जे क्या होगा? वो हमारा होगा आई एल। और इस तरीके से डेल जेड आई, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? डेल जेड आई टू बाय डेल W12, तो वो होगा हमारा XI1। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दें तो हमने पहली टर्म निकाली वो ये है, फिर हमने दूसरी टर्म निकाली वो हमने यहाँ से निकाली, ये वाली यहाँ से ये निकाली हमने, ये सेकेंड टर्म है हमारी, इसको लिखते हैं हम फर्स्ट, इसको लिखते हैं सेकेंड, फिर ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो हमारी फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड हमारी ये टर्म है और फोर्थ हमारी यहाँ पर आई है, फोर्थ टर्म। अब इन चारों को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो चारों को जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहली टर्म डाली, दूसरी थीटा 2 के, तीसरी ये और चौथी ये, इन चारों को हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरीके से अब हम अपना W को अपडेट कर लेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव साइन हमारा यहाँ था और एक नेगेटिव साइन हमारा यहाँ था, तो टोटल हमारा ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा। इस तरीके से अब हमने इसी तरह हम सारे W's को अपडेट कर लेंगे। तो इन जनरल हम WLJ कैसे लिख सकते हैं? WLJ को हम इस तरीके से इन एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं। L हमारी इनपुट साइड है और J हमारी आउटपुट साइड है। तो जो हमारे U होंगे वहाँ पर हम देखेंगे, तो U के अंदर हमने यहाँ पर L जो है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है और बाकी सारे हमारे J हैं जो कि हमारे आउटपुट साइड हैं। तो सिर्फ L जो है ना हमारा इस साइड पर आएगा, ये है हमारा L। तो क्योंकि ये जब Z से पीछे जाएंगे तो वो फीचर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा ये L लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये L है और बाकी सारे UIJ और इस तरीके से हैं। और आउटपुट क्लास की तरफ जब हम जाने लगेंगे तो हमने K सिंबल डिनोट किया, ये क्लासेस के लिए है, आउटपुट क्लास के लिए है। ठीक, इस तरीके से हम इसको बैक प्रोपेगेशन करेंगे। तो हमने देखा कि हम बैक प्रोपेगेशन से W1 के भी वेट्स अपडेट कर सकते हैं, जो कि W12, W13 इस तरीके से हैं। W2 के भी वेट्स अपडेट कर सकते हैं, जो कि हमारे θ12, θ13 एंड सो ऑन इस तरीके से हैं। और ये जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया W's के अपडेट्स का। अब ग्रेडियंट डिसेंट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हम कई बार कहते हैं कि हम अलग अलग तरह के यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे पहला हुआ बैच ग्रेडियंट डिसेंट। बैच ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब ये है कि हम सारे ट्रेनिंग डेटा को पहले फॉरवर्ड पास करेंगे, पूरे ट्रेनिंग डेटा को, और जब सारा ही ट्रेनिंग डेटा से, पूरे ट्रेनिंग डेटा से हमारा लॉस कंप्यूट हो जाएगा तो हम टोटल लॉस बनाएंगे,
फिर ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे, बैक प्रोपेगेट करेंगे और वेट्स को अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा ईपॉक का बहुत हेल्पफुल है। तो वन ईपॉक किसे कहते हैं? वन ईपॉक हम कहते हैं व्हेन entire training data is used entire training data is used once, right? तो अब अगर हमारा बैच ग्रेडियंट डिसेंट है तो एक ईपॉक में कितनी बार वेट अपडेट होंगे? सो नंबर ऑफ टाइम्स the weights, any weight is updated during an epoch, during one epoch is equal to once, क्योंकि पूरा डेटा आपने पहले फॉरवर्ड पास किया, टोटल लॉस कंप्यूट किया, फिर एक बार ग्रेडियंट बैक प्रोपेगेट किया और बैक प्रोपेगेट करते समय वेट्स अपडेट किए। तो ये तो है अपडेट द वेट्स व्हेन द एंटायर ट्रेनिंग डेटा इज फॉरवर्ड पास थ्रू द नेटवर्क एंड लॉस इज कंप्यूट कैलकुलेटेड ऑन द एंटायर ट्रेनिंग डेटा एंड देन द वेट्स बैक प्रोपेगेशन हैपन्स एंड द वेट्स आर अपडेटेड। तो पूरी एक ईपॉक में एक बार वेट अपडेट होंगे। अब देखते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो कई बार जब हमारा डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होगा कि हमारे एक ईपॉक में सपोज करिए कि 10,000 सैम्पल्स हैं, तो वो जब तक पूरा डेटा नहीं चला जाएगा तब तक अपडेट नहीं करेगा, तो बड़ा स्लो हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे अपडेट होगा। तो कई बार आप कहते हैं कि नहीं, ये अपडेट भी इतना स्लो अपडेट काम नहीं कर रहा, तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है कि एक बार में एक सैंपल को फॉरवर्ड पास करो, उसका लॉस कंप्यूट करो, बैक प्रोपेगेट करो और वेट्स अपडेट करो। तो इसका मतलब कितनी बार ड्यूरिंग वन ईपॉक, हाउ मेनी टाइम्स योर पैरामीटर्स आर अपडेटेड, n times, where n denotes the n times the weights are updated। यहाँ पर स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि, और बड़ा जिगजैग चलेगा क्योंकि अब एक सैंपल इधर डालेगा, एक सैंपल उधर फेंकेगा। तो आपका जो लॉस वर्सेस ईपॉक का कर्व है वो बड़ा सा, हम एक लॉस वर्सेस ईपॉक का कर्व बनाते हैं न्यूरल नेटवर्क के केस में। तो ये जो लॉस वर्सेस ईपॉक का कर्व है जो नीचे आना चाहिए, तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में बड़ा स्मूथ होगा, लेकिन अगर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है तो बड़ा ही किंकी सा और बड़ा धीमे धीमे ऊपर नीचे जाते हुए होगा, और ये स्लो भी हो जाएगा, कॉम्पिटिशनल कॉस्ट भी इसकी बढ़ जाएगी। तीसरा तरीका होता है हमारा मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, इन दोनों के बीच में। अब हम कहेंगे हम अपने पूरे ट्रेनिंग डेटा के ना थोड़े से बैचेस बना लेते हैं, तो हो सकता है अब आप बताएंगे, हो सकता है आपने कहा माई बैच साइज इज लेट अस से 32 इज इक्वल टू अ बैच साइज, तो ये मिनी बैच का साइज होगा। अब आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग डेटा को छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड करेंगे, एक बार पूरे बैच को फॉरवर्ड पास करेंगे और उस पर लॉस कंप्यूट करेंगे और उसे अपडेट करेंगे। तो अब कितनी बार एक बार में, ड्यूरिंग वन ईपॉक हाउ मेनी टाइम्स यू विल अपडेट? अब ड्यूरिंग वन ईपॉक यू विल अपडेट n by 32 times you will update the weights। ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, लेकिन अब ये जो मिनी बैच साइज है ये आपका हाइपर पैरामीटर हो जाता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स में हम दो तरह के पैरामीटर्स की बात करते हैं, पैरामीटर जो कि हम लर्न करेंगे, हाइपर पैरामीटर जो कि हम अपफ्रंट ट्रेनिंग शुरू होने से पहले डिसाइड करेंगे। और ये हाइपर पैरामीटर जो होता है ये हमारी चॉइस ऑफ द नेटवर्क होती है। तो इसको हम, लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये अपडेट नहीं होगा, ये डेटा को देख के अपडेट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने एक हाइपर पैरामीटर, सपोज करिए आपने मिनी बैच साइज इनिशियली 32 चूज़ किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो आप इसको ऑप्टिमाइज ज़रूर करना चाहते हैं, फिर आप दोबारा स्क्रैच से ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन हो सकता है इस बार आप कहें कि मैं अपना हाइपर पैरामीटर 64 रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स को चूज़ करते हैं, लेकिन हाइपर पैरामीटर आप चूज़ करते हैं और पैरामीटर्स आप लर्न करते हैं।
तो एक नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए न्यूरल नेटवर्क के क्या करेंगे कि आपको नंबर ऑफ़ लेयर्स डिसाइड करनी होंगी, नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो ये भी आपके क्या हैं, हाइपर पैरामीटर्स। आपको एक लॉस फंक्शन यूज़ करना होगा, ऑप्टिमाइज़र चूज़ करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं, जैसे हमने कहा SGD स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, या हमने कहा कि हम एडम, आडाग्रेड, बहुत तरह के ऑप्टिमाइज़र्स हैं। तो हम ऑप्टिमाइज़र चूज़ करते हैं, हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स चूज़ करते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन है तो एक्यूरेसी या डिफरेंट मैट्रिक डिसाइड करेंगे। हम इनिशियली वेट्स को इनिशियलाइज़ कैसे करें, ये भी हमारी चॉइस होती है। तो कई तरह की वेट इनिशियलाइजेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो हम वेट इनिशियलाइज़ करेंगे। हो सकता है हम ये कहें कि रैंडमली हमने गॉसियन नंबर से 0 से 1 के बीच में लेके और उन्हें इनिशियलाइज़ कर दिया। हम एक लर्निंग रेट चूज़ करेंगे। हम अपने डेटा को ट्रेन, वैल और टेस्ट में भी डिवाइड करेंगे। फिर हम अपना नेटवर्क सेट करके हम उसकी नेटवर्क की ट्रेनिंग करेंगे, जिनमें हम इन वेट्स और बायसेस को लर्न करेंगे। फाइनली जब हमारा लॉस वर्सेस ईपॉक का जो ग्राफ है, ये जो लॉस वर्सेस ईपॉक है, जब ये हमारा कन्वर्ज कर जाएगा, इस तरह स्टेबल हो जाएगा, तब हम कहेंगे। और अगर ये लॉस भी हमारा कम हुआ तो हम कहेंगे नेटवर्क ट्रेन हो गया। अगर ये लॉस बहुत ज़्यादा है तो भी हम कहेंगे नेटवर्क ट्रेन नहीं हुआ, तो हम हाइपर पैरामीटर फिर बदल देंगे। और इस तरीके से करते हुए जब हमारा ट्रेन हो जाएगा तब हम प्रेडिक्शंस अपनी टेस्ट डेटा पर लेंगे। तो इस मॉड्यूल में हमने क्या देखा, इस मॉड्यूल में हमने न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग के बारे में समझा। हमने बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम देखी, हमने चेन रूल समझा जो कि हमारा ग्रेडियंट कंप्यूट करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को भी समझा, और हमने ये समझा कि इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, जो कि स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट हैं। और हमने थोड़ा बहुत ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया। चलिए अब हम मिलेंगे अगले मॉड्यूल में, जिसमें हम थोड़े 1-2 एग्जाम्पल्स भी करेंगे।